वेलकम बैक। तो आज आपको मिलवाने जा रहे हैं हम अमित पोपली सर से। अमित पोपली सर को मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा सर आना और बच्चों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बायबैक के बारे में बताना कि बायबैक इंडस्ट्री में कैसे हो रहा है, बायबैक की क्या लॉ में जो बताई जाती हैं चीजें वो कौन कौन सी ऐसी हैं जो कि इनके लिए रेलेवेंट है। कृष्णा कह रहे हैं सर हम तो इनसे वैसे भी मिल चुके हैं, बड़ी अच्छी बात है, मिल चुके हैं। तो पोपली सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। तो अमित पोपली सर अब आपके साथ कितनी देर लेंगे, 15 मिनट या 20 मिनट? 15-20 मिनट दोनों के बीच में। 15 मिनट या 20 मिनट लेंगे और 15-20 मिनट में आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बताएंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि जो हमने टॉपिक पढ़ा उसका इंडस्ट्री में यूसेज कैसे है। ठीक है बिल्कुल ठीक, सर, बिल्कुल आपको 2 माइक लगाने होंगे। ओके। मतलब मेरी हेल्थ के हिसाब से। नहीं, मैंने भी 2 ही लगा रखे अच्छा। हैं। जी, हाँ जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ जी, क्या हाल चाल? बटन बंद कर दूंगे आपका। अरे आपका तो बटन ही ऐसे ही नहीं नहीं। बंद हो रहा। भाई बटन बंद कर लो इसे आगे से। हो रहा है नहीं हो रहा? चलो छोड़ो। हो जाएगा, जुगाड़ हो गया। हाँ जी। अच्छा सर, एक बात बताओ, RF जैन ने देखो क्या लिखा है। वो कह रहा है कि हमें जाना है स्त्री 2 देखने। है ये क्या है? ये मूवी है। मूवी? हाँ। फिर मूवी रोज सुबह देखते हैं क्लास में। ये कह रहा है सर होमवर्क दे रहे हैं, हम स्त्री 2 नहीं देख पा रहे। स्त्री 3 देखेंगे ये। तो ऐसी तुम्हें ऐसी। स्त्री 3 देखनी है भाई, आने वाली है। चलो जी, आज हम चर्चा करने वाले हैं बायबैक के ऊपर। सर ने बायबैक के ऊपर सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह सब चैप्टर कुछ पूरा बता हो दिया। गया सर। अच्छा, चैप्टर भी पूरा हो गया। आज हम देखने वाले हैं कि बायबैक रियल वर्ल्ड में अगर जब नव्या कंपनियां कैसे करती हैं। 36 क्वेश्चन दे दिए। नव्या ये बताओ, मैं हमारे गेस्ट आए हैं यहाँ पे, हमारे गेस्ट आए हैं, आप मेरी शिकायतें लगा रहे हो उनको। ठीक है भाई, आपको तो ये कहना चाहिए ना कि गेस्ट आए हैं तो इनको ये कहना है नहीं नहीं शर्मा जी बहुत होमवर्क अच्छे देते ही नहीं। हैं। ये मुझे कह रहे थे कि आप भूख हड़ताल करो हमारे साथ में, कि स्त्री 2 नहीं देख पा रहे हम। मैं कहा अच्छा ठीक है। हाँ जी, अब आज हम देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में क्या क्या कब कब कंपनीज ने बायबैक किया है। मतलब कौन से सिनेरियो पैदा होते हैं जब जब कंपनीज बायबैक करती हैं रियल वर्ल्ड के अंदर। तो आज हम रियल वर्ल्ड के सारे एग्जांपल्स, मतलब लॉ के साथ अकाउंट्स का मिलन करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बायबैक की, तो हम ये जानते हैं कि बायबैक जो है वो दोनों तरीके के शेयर्स का हो सकता है। किस किस का? इक्विटी का भी हो सकता है, प्रेफरेंस का भी हो सकता है। ऊपर पेन आपको ये लगाना। ओके, ठीक है। कलर वाला। ठीक है, प्रेफरेंस का भी हो सकता है और इक्विटी का भी हो सकता है। क्लियर है इतनी बात? तो अब अगली बात कि सर रियल वर्ल्ड में कंपनीज प्रेफरेंस शेयर्स का बायबैक क्यों करती हैं। चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बिरला ग्रुप की एक कंपनी है, नाम है हिंडाल्को। हिंडाल्को की एक बैलेंस शीट मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। ये रियल वर्ल्ड के हैं सारे एग्जांपल। अब बैलेंस शीट किस तरीके की थी हिंडाल्को की, मुझे एक बात बताइएगा इस बैलेंस शीट को देखकर। इक्विटी शेयर कैपिटल मैं कहता हूं 10 करोड़। 22% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मान लीजिए मैं कहता हूं 5 करोड़। अदर एसेट्स, क्रेडिटर्स 2 करोड़, बैंक बैलेंस 15 करोड़, अदर एसेट्स 2 करोड़। इस बैलेंस शीट को जरा मेरे साथ एनालाइज कीजिएगा। ये हिंडाल्को की बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट को मेरे साथ जरा एनालिसिस करके मुझे बताइएगा कि एक तरफ कंपनी के पास ह्यूज बैंक बैलेंस पड़ा है, 15 करोड़ का बैंक बैलेंस पड़ा है, और दूसरी तरफ कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स लेके बैठी है। ठीक है, अच्छी बात है लेके बैठी है, परंतु उन पे डिविडेंड की कॉस्ट देखिए 22%। ओ माय गॉड, 22% की प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड कंपनी बियर कर रही है, और यहां पर कंपनी के पास 15 करोड़ का कैश एक्स्ट्रा पड़ा है। कोई प्लान नहीं है, फ्यूचर प्लान नहीं है, तो कंपनी को क्या करना चाहिए? अच्छा, ये प्रेफरेंस शेयर कब इशू किए गए थे? ये 20 साल के लिए इशू किए गए थे।
20 साल के लिए इशू किए गए थे, मगर कब किए गए थे? केवल 5 साल पहले, 5 इयर्स बैक। अब अगर आप कंपनी के एनालिस्ट हैं, अगर आप कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो इस टाइम कंपनी को सजेशन क्या देंगे कि कंपनी एक तरफ तुम्हारे पास इतना ह्यूज बैलेंस पड़ा है, दूसरी तरफ आप 22% की डिविडेंड कॉस्ट दिए जा रहे हो, तो इसका समाधान क्या है? क्या यह समाधान नहीं है कि आज ही इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पेमेंट कर दो, आज ही इनको पेमेंट कर दी जाए? यस। क्या यह समाधान सही है? बिल्कुल ठीक है, यही हिंडाल्को ने किया। यानी कि पेमेंट होनी थी 20 साल बाद, बट 5 साल बाद ही कहा कि आ जाओ, थोड़ा सा प्रीमियम लो हमसे, और प्रीमियम लेने के बाद चले जाओ, पैसे लेके चले जाओ। नाउ दिस इज कॉल्ड बायबैक। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि यही पेमेंट कंपनी अगर प्लान्ड वे में 20 साल बाद करती, तो इसे आप क्या नाम देते? अगर यही पेमेंट 20 साल बाद कंपनी करती, तो इसे क्या कहते? रिडम्पशन। बिल्कुल ठीक कहा। यानी कि जब ड्यू डेट पर अपनी पेमेंट करेगी कंपनी, तो रिडम्पशन, दिस इज कॉल्ड अकाउंट्स में इसे हम प्लान्ड वे में कहते हैं। बट अनप्लान्ड वे मतलब अचानक से बीच में, यानी कि जो उसका टेन्योर था उससे पहले ही कंपनी ने डिविडेंड कॉस्ट को बचाने के लिए पहले ही बैंक बैलेंस को यूज कर दिया और प्रेफरेंस शेयर को समय से पहले ही पे कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज बायबैक ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेफरेंस शेयर का बायबैक क्यों किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? क्यों किया जाता है? रीजन बताइए, प्रेफरेंस शेयर के बायबैक के पीछे रीजन क्या है? टू सेव द कॉस्ट ऑफ डिविडेंड। क्लियर हो गई थी बात? चलिए, अब हम आते हैं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का बायबैक क्यों किया जाता है? चलिए, जानते हैं इक्विटी शेयर्स के बायबैक के मेनली होते हैं 2 रीजन। पहला, टू सेव होस्टाइल टेकओवर। नाम सुना है होस्टाइल टेकओवर? और दूसरा, टू इंक्रीज द शेयर प्राइस। ये 2 रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स किया जाता है। ओके, अब हम होस्टाइल टेकओवर की चर्चा करने जा रहे हैं कि होस्टाइल टेकओवर कैसे रोका जा सकता है बायबैक के थ्रू। चलिए एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल देते हैं। भारत में ना एक तो कंपनी बनी इन्फोसिस, फिर एक इन्फोसिस जैसी ही कंपनी रिसेंटली एक मार्केट में आई जिसका नाम था माइंडट्री। आपने नाम सुना है? आईटी सेक्टर की कंपनी, बहुत ही गजब की कंपनी, जिसे कहा जा रहा था कि आने वाले समय का इन्फोसिस है। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, सब कुछ, प्रमोटर्स बहुत गजब के, बहुत अच्छे ढंग से कंपनी चल रही थी। कंपनी के प्रमोटर्स के पास भी शेयर्स थे और कंपनी के प्रमोटर्स के कुछ दोस्त थे, फ्रेंड्स, इनके पास भी कुछ शेयर थे। इन्हीं में से एक दोस्त थे जिनका नाम था मिस्टर सिद्धार्थ। ये सिद्धार्थ कौन थे? आपके हर शहर के अंदर कहीं ना कहीं कैफे कॉफी डे खुले होंगे, आपने देखा होगा कैफे कॉफी डे। ये कैफे कॉफी डे के मालिक थे। इन्होंने कैफे कॉफी डे बनाया, ठीक है। अब इनकी डेथ हो चुकी है, इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था। मिस्टर सिद्धार्थ के पास माइंडट्री के 22% शेयर्स थे। 22%। ठीक हो गई इतनी बात? एक कंपनी और आईटी सेक्टर के अंदर आई, बट चल नहीं पा रही थी, बढ़ नहीं पा रही थी, मार्केट उसे मिल नहीं पा रही थी। नाम था एल एंड टी इंफोटेक। इस कंपनी को मार्केट शेयर मिल नहीं पा रहा था, तो कंपनी ने प्लान किया, वो क्या कि इनके पास 4% शेयर्स थे। किसके? ऑफ माइंडट्री। 4% शेयर थे माइंडट्री के। अब अचानक एक दिन एक न्यूज आती है, वो क्या कि मिस्टर सिद्धार्थ अपने 22% शेयर अचानक एल&टी इंफोटेक को ट्रांसफर कर देते हैं। दोस्त किनके थे? माइंडट्री के प्रमोटर्स के। अचानक न्यूज आई, एल&टी इंफोटेक को ये 22% शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं। क्यों हुए ट्रांसफर, किन सर्कमस्टेंस में ट्रांसफर हुए, नोबडी नोज, क्योंकि सिद्धार्थ जी ने इस घटना के कुछ ही दिन बाद सुसाइड कमिट कर लिया था। तो इस घटना के बारे में कोई नहीं जानता कि वो सर्कमस्टेंस क्या थे।
ये जरूर जानते हैं कि सिद्धार्थ जी के ऊपर काफी लोन चल रहे थे और अचानक से उन्होंने एक दिन पता लगा कि 22% शेयर्स अपने उठाकर ट्रांसफर कर दिए किसको, एलएनटी को। अब एलएनटी के पास कितने शेयर हो चुके थे? 26%। 26%। हमारे देश में एक कानून है जिसे कहते हैं सेबी रेगुलेशंस। सेबी कहता है कि अगर आप किसी भी कंपनी के 26% शेयर एक्वायर करते हैं, दोबारा बोलता हूं, अगर आप किसी भी कंपनी के 26% शेयर एक्वायर करते हैं, आप मतलब एलएनटी, अगर आप किसी भी कंपनी मतलब माइंट्री के 26% शेयर एक्वायर करते हैं, तो अब आपको एक ओपन ऑफर लाना ही पड़ेगा। ओपन ऑफर लाना पड़ेगा जहां पर आपको पब्लिक को कहना पड़ेगा कि 26% हम एक्वायर कर चुके हैं, अब हम कंपनी का कंट्रोल लेना चाहते हैं, तो इसलिए हमें और शेयर दे दो, हमें और शेयर दे दो, हम आपसे और शेयर खरीदना चाहते हैं ताकि हम कंपनी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लें। माइंट्री के प्रमोटर्स को इस बात की भनक तक नहीं थी कि कैसे 22% इनके पास जा चुके थे, यानी कि माइंट्री के प्रमोटर ये नहीं चाहते थे, परंतु पीछे दरवाजे से एलएनटी ये 22% एक्वायर कर चुका था। इसे कहते हैं होस्टाइल टेकओवर। जब कंपनी के प्रमोटर्स को इस बात का पता ही ना हो कि उनके शेयर कोई और ले चुका है, तो इसे होस्टाइल टेकओवर कहते हैं। अब 26% एक्वायर होते ही सेबी की गाइडलाइंस लग जाती हैं, वो लगती है 26% पे, तो एग्जैक्ट 26% हो गए थे। अब यहां पर सेबी गाइडलाइंस कहती हैं कि आप पब्लिक को ऑफर दो और पब्लिक से बाकी शेयर्स भी लेने की कोशिश करो। अब इन्होंने एक ओपन ऑफर दिया, किसको? पब्लिक को। ओपन ऑफर मतलब जनरल ऑफर, जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा करते थे कि सबके लिए ऑफर है कि आइए मुझे अपने शेयर दे दीजिए। उस वक्त जब शेयर का प्राइस था, मार्केट प्राइस था 820 रुपए, एलएनटी ने कहा आप हमें अपना शेयर दीजिए, हम आपको इसके बदले में 860 रुपए पे करेंगे। ओहो, पब्लिक की तो चांदी हो रही थी। 820 रुपए का शेयर 860 रुपए एलएनटी पे करने को तैयार था। क्या मैं कह सकता हूं कि आप इमीडिएटली एज अ पब्लिक आप इमीडिएटली इस ऑफर को ऑप्ट करेंगे और 860 रुपए में अपना शेयर दे देंगे? बोलो हां या ना। अब मैं प्रमोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं कि माइंट्री के प्रमोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अपने आप को माइंट्री में के प्रमोटर्स की जेब में डाल के देखिएगा, उनके शूज में डाल के देखिएगा और मुझे बताइए उनके पास अब ऑप्शन क्या है? दो ऑप्शन है। वो क्या? पहला, सरेंडर कर दो, छोड़ दो कंपनी को, कुछ नहीं हो सकता। या दूसरा, मुकाबला करो। मुकाबला करो या सरेंडर करो। मुकाबला करोगे तो मुकाबला कैसे करोगे? मुकाबला ऐसे करोगे कि अब आप बायबैक ले आओ और पब्लिक को कहो कि पब्लिक, अगर ये 860 रुपए दे रहा है तो हम आपको और शेयर प्राइस बढ़ाओ, 920 रुपए देंगे या 930 रुपए देंगे। ये पहला ऑप्शन था कि लड़ो, और दूसरा सरेंडर कर दो। अब बताइए माइंट्री के प्रमोटर्स को क्या करना चाहिए था? लड़ना था या सरेंडर करना था? बताइए क्या करना चाहिए था? बायबैक करना चाहिए था। करना तो यही चाहिए था। हमारे मन में तो ख्याल तो यही आता है कि करना तो यही चाहिए था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सामने कौन था? एलएनटी। ये फर्स्ट जनरेशन के प्रमोटर थे, मतलब पहली बार इनके कोई बाप दादा की अरबों खरबों की प्रॉपर्टी नहीं थी कि जो ये लगातार बिड देते रहते, ऊपर देते रहते। क्यों? क्योंकि पीछे एलएनटी खड़ा था जिसके पास अथाह संपत्ति थी, मतलब अनलिमिटेड प्रॉपर्टीज थी। अगर ये 920 देते, एलएनटी 1000 देता, ये 1100 देते, एलएनटी 1500 देता, ये मर जाते बेचारे। तो इन्होंने इसलिए बायबैक नहीं किया था यहां पर। हालांकि बायबैक एक ऑप्शन था, लड़ने का ऑप्शन था, जीत नहीं सकते थे एलएनटी के सामने। तो यह समझदारी इन्होंने यहां पर की, क्योंकि इन्हें पता था ये एलएनटी से नहीं जीत पाएंगे, इसलिए इन्होंने यहां पर सरेंडर कर दिया और सरेंडर करके कंपनी को छोड़ दिया। और इस तरीके से माइंट्री आज की डेट में किसकी हो चुकी है? एलएनटी की हो चुकी है। बट आपने एक सिचुएशन देखी कि होस्टाइल टेकओवर से बचने के लिए एक ऑप्शन होता है। वो ऑप्शन क्या है? कि प्रमोटर्स कंपनी का बायबैक कर लें, अपने शेयर्स का बायबैक कर लें। बट अल्टीमेटली इन्होंने नहीं किया, सरेंडर किया, और मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छा किया, क्योंकि एलएनटी से मुकाबला नहीं किया जा सकता था। सामने वाले को देखो भी तो सही कि मुकाबला किससे कर रहे हो। तो इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया। 4,500 करोड़ 4,500 करोड़ की कंपनसेशन ली और इन्होंने कंपनी को छोड़ दिया। अब आजकल इन्होंने एक नई कंपनी खोली आईटी सेक्टर के अंदर ही।
तो ये एक पहला एग्जाम्पल था होस्टाइल टेकओवर का। फिर मैंने आपको कहा कि एक और रीजन भी होता है। वो रीजन क्या है? टू इंक्रीज द शेयर प्राइस। ज्यादातर कंपनियां जो लाती हैं बायबैक, उसके पीछे आजकल रीजन ये चल रहा है, टू इंक्रीज द शेयर प्राइस। अच्छा, ये शेयर प्राइस कैसे इंक्रीज होता है? फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, आईटी सेक्टर की भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? बताओ जी फटाफट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी भारत की कौन सी है? टीसीएस। आप एक चीज गौर करना, हर 5 साल के बाद, 4 या 5 साल के बाद टीसीएस एक बायबैक लाती है। क्यों? ताकि शेयर प्राइस को बढ़ाया जा सके। अब शेयर प्राइस कैसे बढ़ सकता है भाई? शेयर प्राइस कैसे बढ़ सकता है? चलिए देखते हैं शेयर प्राइस कैसे बढ़ता है। भाई साहब, एक कंपनी थी भारत में, किरी इंडस्ट्रीज। नाम भी आपने नहीं सुना होगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपने नाम भी नहीं सुना होगा। बताओ, नाम सुना है कि नहीं? किरी इंडस्ट्रीज नहीं सुना? चलिए, तभी मैंने इसका एग्जांपल लिया, टीसीएस नहीं, ताकि आपको पता लगेगा कि ऐसे बायबैक कैसे सक्सेसफुल होते हैं। हुआ क्या, कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस था मात्र 250 रुपए, केवल 250 रुपए का मार्केट प्राइस था। कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू, जिसे आप इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं, वो थी 300 रुपए। भाई साहब, मार्केट वैल्यू नीचे है, बुक वैल्यू ऊपर है। नॉर्मली क्या होता है, शेयर्स अपनी बुक वैल्यू के 2 गुना पे डील करते हैं मार्केट के अंदर। शेयर मार्केट में बुक वैल्यू के 2 गुना पे डील करते हैं, बट यहां पर मार्केट वैल्यू कम थी, बुक वैल्यू ज्यादा थी। इसका मतलब पब्लिक जो है कंपनी की तरफ इंटरेस्टेड ही नहीं थी। वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, ये पब्लिक का व्यू था। अब भाई साहब, प्रमोटर्स की मीटिंग हुई कि क्या किया जाए यार, मतलब पब्लिक तो हमारी तरफ देख ही नहीं रही है, मतलब क्या करें। अब मान लो ये तो ऐसी बात हो गई ना कि अचानक तुम्हें पता लगा कि पोपली जो है लॉ की क्लास में जो है डांस भी सिखा रहा है, सब कॉम्प्लीमेंट्री है, गाने भी सिखा रहा है। तुम कहोगे यार, हमने सुना है बंदे के लंबे लंबे बाल, गाने भी सिखा रहा है, डांस भी सिखा रहा है, मतलब कुछ तो चीजें चला के देखें। यानी कि मुझे क्लास में कुछ अजीब करीब घटनाक्रम करना पड़ा, ताकि भाई साहब लोग मुझे देखने के लिए आए और देखने के लिए आए। ऐसा कुछ अजीब घटनाक्रम करना पड़ा मुझे मेरी क्लास में। यही कंपनी ने किया, ताकि लोग हमें देखें तो सही। कंपनी ने क्या किया, बायबैक अनाउंस कर दिया। लो जी, आ जाओ जी, आ जाओ, हम अपने शेयर्स लेना चाहते हैं, आपसे अपने ही शेयर लेना चाहते हैं, आओ हमें अपने शेयर दे दो, हम आपको हर शेयर के बदले में 450 रुपए पे करेंगे। गजब की बात हो गई। आपके पास जो शेयर पड़ा है उसकी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे कीमत है 250 रुपए। कंपनी कह रही है कि हम 450 रुपए में आपसे खरीद लेंगे, हमें दे दो 450 रुपए, हम आपको पे करेंगे। ओ भाई साहब, पब्लिक का ध्यान गया, ये कौन आ गया मार्केट में और ये क्या कर रहा है। अब कंपनी का एनालिसिस शुरू हुआ कि कंपनी है क्या यार, क्या कर रही है। पता लगा भारत में डाई केमिकल बनाने वाली, केमिकल की एक टाइप है, ऑर्गेनिक केमिकल की एक टाइप है डाई केमिकल, डाई केमिकल बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी थी। नाम था किरी इंडस्ट्री। अब एनालिस्ट ने भी बोलना शुरू किया, कंपनी के फाइनेंशियल देखिए, ईबीटा देखिए, ईबीटा मार्जिन 30%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 15%। वाह 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 वाह, क्या कंपनी। आज से पहले कोई कंपनी को सुन ही नहीं रहा था, देख ही नहीं रहा था। कंपनी का ईबीटा मार्जिन तो कितने सालों से अच्छा था, कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन तो कितने सालों से अच्छा था, पर आज ध्यान गया है। क्यों? क्योंकि एक अजीब सा ऑफर निकाल दिया कि 200 के बदले में लो, 450 हमसे लो। पब्लिक का ध्यान इसकी तरफ गया और शुरू हो गया डिमांड सप्लाई का गेम। सप्लाई मार्केट से खत्म हो गई, डिमांड पब्लिक की बढ़ने लगी। जानते हो, इस बायबैक के बाद, अच्छा बायबैक में क्या होता है, बायबैक में कंपनी मार्केट से शेयर खरीद लेती है, तो बताइए सप्लाई कम हो जाती है कि नहीं? सप्लाई कम होगी या बढ़ेगी? पहले ये बताओ, बायबैक में जब कंपनी शेयर मार्केट से खींच लेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई हो गई कम और पब्लिक की डिमांड हो गई खूब। पब्लिक जो अभी तक देख नहीं रही थी वो अब सारे टूट पड़े। वाह वाह, डाई केमिकल बनाने वाली कंपनी, प्रमोटर्स शानदार, मार्जिन्स जबरदस्त। यार कंपनी कहां दबी हुई थी अभी तक? सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा। प्राइस क्या होना चाहिए था? बताइए, प्राइस बढ़ना चाहिए था। इस कंपनी ने 6 महीने के अंदर अंदर
टच किया 650 रुपए, 650 रुपीज। तो कैसे हो पाया? बायबैक के थ्रू। यही टीसीएस करती है। हर 4-5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए टीसीएस बायबैक कर देती है। यानी कि अगर आज की डेट में बायबैक टीसीएस का प्राइस 3500 है, वो बायबैक करेंगे 4000 पे। 3500 प्राइस है, बायबैक में कहेंगे हम आपको 4000 देते हैं और शेयर प्राइस पहुंच जाएगा 4500। तो आज के बाद जब भी बायबैक की न्यूज देखो तो देखना होस्टाइल टेकओवर है नहीं, इसका मतलब ये गेम चल रही है कि कंपनी के शेयर में मूवमेंट आने वाला है, कंपनी के शेयर प्राइस में बढ़त होने वाली है। तो ये है बायबैक के दोनों रीजंस, एक प्रेफरेंस, एक इक्विटी। बताइए क्या मुझे डन का मैसेज मिल जाएगा? क्लियर? तो मुझे ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपको सिखाना था कि कैसे कैसे कंपनीज करती हैं बायबैक। मैं अब सर को बुला सकता हूं? सर, हो गया कॉन्सेप्ट? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम सर का धन्यवाद देते हैं। सर ने बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव था कि आपको पूरी नॉलेज मिले इसके बारे में कि इंडस्ट्री में क्या होता है, और सर ने उसको बड़े अच्छे से समझाया। तो सर आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। तो मैं जरा इनके सवाल करा दूं और थैंक यू।